हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आजमत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम अभी लेके आए हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस में जो 2012 में जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसका ये पार्ट थर्ड है। और इसमें जो क्वेश्चन है सेक्शन 2 के एक क्वेश्चन है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो सेक्शन 3 के हैं। यानी पहला क्वेश्चन जो आज कर रहे हैं वो 5 मार्क्स का है, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो बेसिकली 8 मार्क्स के हैं। तो इसके बाद सेक्शन 3 का एक क्वेश्चन और बच जाएगा। उसका सेक्शन 4 से भी 3 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, उसको भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। पिछले 2016 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले बार भी, यानी कि 2021 का जो मेंस होगा जो नवंबर में प्रस्तावित है उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। अब वो या तो 5 नंबर में पूछा जाए या आपका 8 नंबर में पूछा जाए, किसी न किसी पार्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं इसको। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इसमें है कि ये ट्रायंगल गिवन है ना। ये ट्रायंगल देखिए, ये त्रिभुज है गिवन है। इसमें जैसे त्रिभुज है तो 3 वर्टेक्स है, ए है, बी है और सी है। ठीक, क्वेश्चन में गिवन है कि दो शीर्ष बिंदुओं बी तथा सी का जो निर्देशांक है, यानी बी और सी का, ये पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 -2 है एंड पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है। ठीक, कोऑर्डिनेट कैसे क्या होता है, बेसिकली ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे होता है, वो 2016 का जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें अच्छे से उसको हमने डिस्क्राइब किया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। और जब ये 2012 का सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी के जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से पूरा कंसेप्ट के साथ उसको भी अच्छे से करेंगे। उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे फिर तीसरा शीर्ष जो है इसका ये गिवन नहीं है, तीसरा शीर्ष हमें पता करना है, उसका उसी का कोऑर्डिनेट पता करना है। लेकिन यहाँ पे ये गिवन है कि थर्ड जो वर्टेक्स है, यानी इसको हटा दी, एक थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। थर्ड जो वर्टेक्स है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये है ना, उस पर लाई करती है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर लाई करती है। इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो है 2x + y - 2 = 0। ये इक्वेशन है। इसी स्ट्रेट लाइन पे ये वर्टेक्स थर्ड जो है वो लाई करती है। तो हमें तीसरा वर्टेक्स यानी जो ए है वर्टेक्स, यानी ए जो शीर्ष है उसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट इसका जो निर्देशांक है, नेट निर्देशांक लेट ए का शीर्ष ए का निर्देशांक, शीर्ष ए का निर्देशांक यहाँ रखना पड़ेगा। शीर्ष ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई है, हमने यहाँ पे इसको मान लिया है ना। एक्स वाई जो है इसका निर्देशांक है ए का, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि शीर्ष ए का निर्देशांक जो है वो एक्स एंड वाई हमने सपोज कर दिया। उसी एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिए जबकि एरिया गिवन है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो गिवन है हमें 8 वर्ग इकाई। जो भी वर्ग इकाई है, क्योंकि यूनिट दिया हुआ नहीं है तो वर्ग इकाई जो है इसका एरिया गिवन, ये इतना गिवन है। हमने इस वर्टेक्स को एक्स वाई मान लिया, हमें यही एक्स वाई पता करना है ना। एक्स वाई जो है ये इसका वैल्यू पता करना है। ठीक, अब एरिया है तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसको फाइंड, इसका फॉर्मूला होता है हाफ, इसको याद कीजिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसको याद करना बहुत सरल है। जैसे हाफ तो है, हाफ उसका x1 लिया, हमने x1 लिया तो अगले में y2 - y3 होगा, तो उसका डिफरेंस फिर x + x2 लिया तो अब देखिए 2 के बाद 3 तो y3 - y1 प्लस फिर इसमें 3 लिया हमने, x3 लिया तो नेक्स्ट 3 ही है तो 1 आएगा, y1 - y2। तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है। x1 x वाला टर्म यहाँ आएगा, अंदर में डिफरेंस आएगा y वाले का और सीक्वेंस में आएगा, वो सिमेट्रिकल फॉर्म है, कंटिन्यूटी में है वो, तो उसको याद करना बहुत आसान है। अब देखिए हमें आपको समझाने के लिए, तो ये जो x1 y1 है बेसिकली ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट है वो होगा x1 y1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, इसको पुट करने के लिए आपको आसानी होगी, ये होगा x1 y1। ये जो बी वाला हो गया ये हो गया x2 y2, ये हो गया x2 y2
और सी वाला जो हो गया वो हो गया x3y3। ठीक है, इसको लिखना नहीं है मैंने, अब जो आपको आसानी होगा इसमें लेने में, क्या लेना है तो ए का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1y1, बी वाला जो होगा वो होगा x2y2 और सी वाला जो होगा वो होगा x3y3। इसको पुट करेंगे, एरिया हमें गिवन है तो ये हो गया 8 हो गया। ठीक, ये हाफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे x1 क्या है, तो x1 जो है x है, तो यहाँ पे x लिया हमने। y2 देखिए, y2 क्या है, -2 है, y2 है -2 एंड y3 है कितना, 3 है, -2 -3 हो गया। फिर प्लस x2 देखिए, x2 क्या है, 1 है, x2 यहाँ पे 1 है। फिर y3 क्या है, तो y3 3 है। y1 तो यहाँ पे y है, वो हमें पता करना है, तो y1 यहाँ पे y हो गया, प्लस x3 2 है, x3 2 है। फिर y1 क्या है, y है, y1 यहाँ पे y है। अब माइनस y2 क्या है, y2 हमारा -2 है, तो -2 है y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये y माइनस y, ये x3 y1 माइनस y2 है, तो y1 तो y है। ठीक है, और y2 जो है हमारा -2 है, तो माइनस के साथ वो करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, ये -2 लेना है हमें, तो दोनों मिलकर यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो यहीं पे हमने उसको कर दिया उसको। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हाफ हो गया। अब ये क्या हो गया, ये -2 और -3 है, तो ये -5x हो गया, -5x हो गया, प्लस ये तो सिंपली 3 - y हो गया, 3 - y हो गया। ये देखिए +2y +4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसको एक साथ कर लेंगे, हाफ हो गया। अब देखिए तो ये जो हो जाएगा, -5x है और -2y है, ये y है, x1 x वाला जो है एक ही बार आएगा। ठीक है, अब देखिए ये -5x हो गया, -5x और -y या +y, तो ये +y हो जाएगा। ठीक, और 3 है, +3 +4, ये +7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, इसको ब्रैकेट हटा देंगे। अब देखिए -5x +y +7 इक्वल टू, ये 2 है, इधर 8 था, इधर 8 है, ये अब 16 हो जाएगा, है ना। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, ये वाला इक्वेशन, उसी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन है ये फर्स्ट, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, है ना। इस दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे x एंड y का वैल्यू आ जाएगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2x + y है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, 2 को घटाने पर, ऐसा इसीलिए किया हमने, देखिए ऐसे अभी पता चल जाएगा, घटाएंगे इसलिए घटाया हमने। यहाँ पे देखिए +y है, ये भी +y है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले ऑलरेडी ये y है ना, बराबर है। इसको ये प्लस है तो हम माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो y वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इसको लिखते हैं, ये हो गया 2x + y इक्वल टू 2 ले लेंगे इसको, है ना, इक्वल टू 2 उस तरफ चला जाएगा ये, या तो यहीं पे इसको 1 नहीं लेके एक स्टेप बढ़ा लें, ये 2x + y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट हो गया। ठीक, इसको क्या करें, सेकेंड इसको नहीं लेके इसको 7 को उधर ले जाएं पहले, है ना, एक स्टेप और बढ़ा लें, तो ये हो जाएगा -5x + y इक्वल टू, ये 16 है, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा 9, इसको हम सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, अब 2x + y इक्वल टू -2, यहाँ पे -5x + y इक्वल टू 9 हो गया। ठीक, अब ऐड माइनस करना है, माइनस इसलिए करना है कि ये +y है, साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये y वाला कैंसिल हो गया, क्लियर है, y वाला कैंसिल हो गया। अब ये +2x है, ये +5x है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7x, ये हो गया, ये +2 है, ये -9 हो, ये होगा -7। इट मीन्स यहाँ से x इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, x का वैल्यू आएगा -1, और किसी एक में, यानी पहले वाले में
या दूसरे वाले में अगर हम x का वैल्यू पुट कर दें तो हमें y निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो एक में सम एक में यहाँ पे एक में x का मान रखने पर तो उसे क्या होगा, y का वैल्यू आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 2x, तो 2 इंटू -1 x का वैल्यू पुट कर दिया हमने, प्लस y इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए -2 है, -2 प्लस y इक्वल टू 2 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है निगेटिव है, वो चला जाएगा उस तरफ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया। तो मतलब जो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो निर्देशांक क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ए का जो निर्देशांक जो हमें पता करना है वो फाइंड हो गया, निर्देशांक हो जाएगा हमारा -1 और 4, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सरल था, मुश्किल नहीं था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको इसका, ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे फाइंड कर, ये फॉर्मूला है, बहुत सरल है, अगर ये आपको याद है तो फिर आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाके देख रहे हैं कि फिर ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि वेन डायग्राम के साथ साथ तो प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर दिया है। बहुत सिंपल है, पिछला 2012 के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी था, उसने बताया था जब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता फाइंड करना हो तो करना क्या होता है, जो टोटल आपका जो फेवरेबल आउटकम है, यानी जो आपको चाहिए, जो आपको घटना चाहिए, वो उसको ऊपर लेते हैं, जो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको नीचे लेते हैं। बस प्रोबेबिलिटी में यही यूज़ करना है। बाकी ये क्या है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है ये पहले पिछले वाले से। देखिए, एक विद्यालय में किसी कक्षा में 400 छात्र है, उसमें से 270 जो है गणित पढ़ता है, 300 फ्रेंच पढ़ता है तथा 50 जो है बिजनेस स्टडीज पढ़ता है। वे सब जो गणित पढ़ते हैं, मतलब जो गणित पढ़ जो सभी छात्र, इसको ध्यान से देखना है, वे इतना जो हो गया आपका टोटल हो गया 400 स्टूडेंट, ये तो हो गया जो मैथ का हो गया, ये हो गया फ्रेंच का, ये हो गया जो बिजनेस स्टडीज पढ़ता है 50। अब वे सब जो गणित पढ़ते हैं फ्रेंच भी पढ़ते हैं, मतलब टोटल जो गणित पढ़ता है वो फ्रेंच भी पढ़ता है, मतलब फ्रेंच के अंदर जो है गणित समाहित है। सभी वैसे छात्र जो गणित पढ़ते हैं वो फ्रेंच भी पढ़ते हैं, ये ध्यान देना, जब अब डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ते हैं ये। उसके बाद देखिए 20 छात्र जो है वो गणित एवं बिजनेस स्टडीज दोनों पढ़ते हैं, मतलब 20 जो है गणित और बिजनेस स्टडीज दोनों पढ़ता है। 35 जो है 35 स्टूडेंट जो है वो बिजनेस स्टडीज तथा फ्रेंच पढ़ता है। ठीक, तो एक विद्यार्थी को, उसमें से अगर हम एक विद्यार्थी को रेंडमली निकालें, ठीक है, तो वो जब एक विद्यार्थी को यादृच्छिक मतलब रेंडमली होता है, रेंडमली अगर चुना जाता है तो वो विद्यार्थी जिसको हम चुनेंगे इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो है आपका वो बिजनेस स्टडीज मतलब कि केवल फ्रेंच पढ़ेगा। जो निकालेंगे चुना गया विद्यार्थी जो फ्रेंच पढ़ता है किंतु गणित तथा बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है। जो एक को हम किसी को रेंडमली उसमें से निकालेंगे तो इस बात की क्या संभावना है कि वो फ्रेंच पढ़ेगा लेकिन गणित और बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ेगा। मतलब हो गया कि सिर्फ वो फ्रेंच पढ़ेगा। अगर एक को उसमें से हम निकालेंगे तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो सिर्फ केवल फ्रेंच पढ़ेगा। ठीक है, तो अब केवल फ्रेंच जो पढ़ेगा उसकी संख्या हम निकाल लेंगे वेन डायग्राम से। उसके बाद लास्ट में जो केवल फ्रेंच पढ़ने वाले की संख्या होगी उसको ऊपर लेंगे और नीचे जो कुल है यानी 400 उसको नीचे लेंगे, तो वही हो जाएगी केवल फ्रेंच पढ़ने वालों की प्रायिकता, या कि वैसे स्टूडेंट जो फ्रेंच पढ़ेगा जबकि मैथ्स और बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ेगा उसकी प्रायिकता निकल जाएगी। तो प्रायिकता ये आसान है, बस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन है उसमें वेन डायग्राम के थ्रू। तो इसमें पता है कि पहले आपको मैथ्स, देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये मैथ्स मान लिया हमने और ये जो है आपका ब्लैक से इसको लेते हैं, ये मैथ्स वाला है, ये है फ्रेंच वाला, ये है फ्रेंच वाला। क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए उसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो मैथ्स पढ़ता है वो सभी फ्रेंच पढ़ता है। मतलब मैथ्स जो होगा, मैथ वाला जो होगा फ्रेंच के अंदर होगा। ठीक,
और एक डायग्राम बनेगा वो क्या है कि फिर दोनों को कट करेगा, मतलब एक डायग्राम ऐसे बनेगा, देखिए क्योंकि वो दिया हुआ है कि वो कॉमन वाला बनेगा ऐसे, इस तरह से बनेगा। मतलब इसमें दिया हुआ है कि कुछ छात्र ये जो बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ता है, कुछ छात्र बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ता है, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो हो गया आपका ब्लैक जो हो गया वो हो गया फ्रेंच वाला, देखिए ब्लैक जो हो गया ये हो गया फ्रेंच एफ, है ना, ये हो गया फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या। ब्लूज वाला जो हो गया ये हो गया आपका मैथ्स वाला, है ना, गणित वाला हो गया, ब्लू वाला हो गया मैथ्स, ठीक। ये जो हो गया वो हो गया बिजनेस स्टडीज़, रेड वाला हो गया बिजनेस स्टडीज, ये ध्यान देना है आपको, ठीक। अब इसमें जो जो गिवन है उसको हमको लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है नहीं। तो पहले देखिए, पहले हम वेन डायग्राम में क्लियर कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सबसे कॉमन होगा उसको लेते हैं हम, ठीक है, सब में कॉमन है उसको लेते हैं। देखिए ये जो है ये एरिया, ये जो एरिया है हमारा ये वाला, वो देखिए कि ये जो है कॉमन है किस में, रेड में और ब्लू में जो कॉमन है ना, उस सबसे कॉमन यही, क्योंकि वो इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन है वो। तो ये जो रेड एंड ब्लू मतलब बिजनेस स्टडीज एंड गणित पढ़ने वालों की जो संख्या है, जो दोनों के बीच साथ गणित एवं बिजनेस स्टडीज पढ़ता है ना, 20 जो है, तो ये हो जाएगा हमारा 20, ये वाला ये जो हो जाएगा 20, ठीक है। देखिए ब्लू वाला है गणित और रेड वाला है बिजनेस स्टडीज़। तो वैसे छात्र जो ये बिजनेस स्टडीज और गणित पढ़ता है वो देख रहे हैं कॉमन ये है ना, ये वाला एरिया कॉमन है दोनों का, तो ये 20 हो गया बिजनेस स्टडीज एंड गणित पढ़ने वालों की संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ कि 35 स्टूडेंट जो बिजनेस स्टडीज एवं फ्रेंच पढ़ते हैं। आप देखिए 35 जो है वो बिजनेस स्टडीज, आप देखिए फ्रेंच, बिजनेस स्टडीज या फ्रेंच, तो ये जो हो गया, आप इसको देखिए ब्लैक वाले को और बिजनेस स्टडीज वाले को, ब्लू वाला अभी आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए। तो ये जो होगा, ये देखिए ये जो कॉमन है ये वाला, ये रेड के साथ साथ ये जो ब्लैक है यहाँ से यहाँ तक ब्लैक, ये रेड, ये होगा बिजनेस स्टडीज और फ्रेंच का कॉमन, ठीक है। वो 35 है, लेकिन इसमें तो 20 ऑलरेडी है ना, 20 तो इसमें भी है। अब जो इसको लेंगे हम, इसको ले रहे हैं, तो 20 तो इसमें ऑलरेडी है, मतलब 20 हम इसमें ले चुके हैं, तो ये जो होगा अब सिर्फ 15 होगा, ये दोनों मिला के 35 होगा, है ना, क्योंकि अब देखिए 20 अगर 15 ऐड कर देंगे, अब ये एग्जैक्टली क्या होगा 35 होगा। अगर इसमें हम 35 ले लेते तो इसमें क्या हो जाता है, फिर वो 55 हो जाता। तो 20 हम पहले ले चुके हैं, क्योंकि ये इसमें भी कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बिजनेस स्टडीज या मैथ वाला जो है, उसमें तो मैथ्स और फ्रेंच का तो कॉमन है ही ना, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स का, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स का जो 20 है वो तो उसमें भी कॉमन है, इसलिए ये हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि मैथ्स जो है ये टोटल 270 है, ब्लू टोटल 270 है, ठीक। अब देखिए तो ब्लू जब 270 है, तो ब्लू में देखिए आप सिर्फ ब्लू को याद कीजिए, अब ये 20 तो है उसमें है ना, तो सिर्फ जो मैथ्स होगा यानी ये जो होगा ये वाला 250 होगा, 250 होगा, क्यों कि 270 तो ये टोटल है, 20 तो इसमें ऑलरेडी कॉमन आ गया है पहले ही, जो कि बिजनेस स्टडीज एंड फ्रेंच में है, ठीक है। तो ये देखिए बिजनेस स्टडीज और मैथ्स में, ये बिजनेस स्टडीज और मैथ में दोनों में 20 कॉमन है, तो ब्लू वाले को टोटल जो है 270 है, तो 20 इसमें पहले से आ चुका है, ये 250 ही होगा, है ना। अब देखिए फिर अब ये फ्रेंच का देखिए, फ्रेंच का टोटल 300 है, फ्रेंच का जो टोटल है वो 300 है ना। अब देखिए फ्रेंच में ये टोटल में 300 है, ये देखिए इसमें टोटल 300 है, तो क्या क्या ऐड हो गया इसमें, 250 भी हो गया, 20 भी हो गया और 15 भी हो गया, तो 250 और 20 270 और 15 कितना हो गया 285। तो अब देखिए ये जो सिर्फ फ्रेंच वाला होगा, मतलब यहाँ से लेके ये जो होगा ये वाला यहाँ तक, ये सिर्फ फ्रेंच जो होगा वो कितना हो जाएगा 300 माइनस 285, ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये सिर्फ फ्रेंच वालों की संख्या निकल जाएगी, है ना, ये हो गया। अगर सिर्फ बिजनेस स्टडीज हो तो देखिए बिजनेस स्टडीज टोटल 50 है, लाल में टोटल 50 है, ठीक, तो 20 तो लाल में ही आ गया है, रेड वाले सर्किल में ही, 15 भी रेड वाले सर्किल में है, तो 35 आई टोटल 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। ये सारा क्लियर हो गया। अगर ये सब क्लियर हो गया है फिर आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। जो समाहित हो जाता है उसको हम लोग माइनस करते जाते हैं, तो ये भी जो होगा सिर्फ फ्रेंच जो होगा ये भी हो जाएगा
300 ये टोटल था, ब्लैक वाला में टोटल 300 है ना, फ्रेंच वालों की पढ़ने वालों की संख्या 300 है। अब देखिए इसमें पहले क्या क्या आ चुका है, 15 आ चुका है, 20 आ चुका है, 250 आ चुका है। तो रेस्ट जो बचेगा 250 प्लस 20 270 प्लस 15 285, टोटल 300 है। तो 300 में से 285 माइनस कर देंगे तो यही ना बाकी बचेगा, और यही सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या होगी। मतलब वैसा छात्र जो फ्रेंच पढ़ता है लेकिन मैथ्स और बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है, इसी की हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। अब इसी को हमको थोड़ा सा शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख देंगे, है ना, बस बाकी काम खत्म हो गया। अब से कुल छात्र दिया हुआ है, हमें समझ में तो आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कुल छात्र हो गया 400, ठीक है, कुल छात्र 400 हो गया। फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या, फ्रेंच पढ़ने वाले छात्र, है ना, फ्रेंच पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखना पड़ेगा। ये है 300, ठीक है। गणित पढ़ने वाले छात्र कितना है, 270। अब बिजनेस स्टडीज जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसकी संख्या कितना है, 50 है, ठीक। अब तो यहाँ पे क्या क्या निकाला हमने, अब देखिए जो जो निकालेंगे। अब ये जो है फ्रेंच, ये देखिए ये 250 है, तो अब जो जो निकाला जैसे जैसे इसमें यूज किया है ना वैसे वैसे हम फाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब पहले निकाला था हमने ये जो कॉमन है वैसा छात्र जो 20 जो निकाला था हमने, किसका निकाला था 20 इसमें से, तो वैसा छात्र जो बिजनेस स्टडीज और फ्रेंच ये मैथ्स पढ़ता है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है 20। बिजनेस स्टडीज और फ्रेंच जो पढ़ता है ना, बिजनेस स्टडीज और फ्रेंच जो पढ़ता है उसकी संख्या है, देखिए बिजनेस स्टडीज और फ्रेंच में ये दिया भी होगा, बिजनेस स्टडीज और फ्रेंच जो पढ़ता है उसकी संख्या 35 है, दिया होगा 35 है टोटल, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि गणित, ये 20 छात्र गणित एवं बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो कि ये गणित एवं बिजनेस स्टडीज जो पढ़ता है उसकी संख्या 20 है, वो संख्या हो गया हमारा 20, ठीक। अब हमें निकालना था, हमें सिर्फ फ्रेंच से मतलब है कि वैसे छात्र जो फ्रेंच पढ़ते हैं जबकि मैथ्स और बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो वैसे छात्र जो फ्रेंच पढ़ता है तथा गणित एवं बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है। इसको ये भी लिख सकते हैं कि वैसे छात्र जो केवल फ्रेंच पढ़ता है, बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है, वो क्या है, वेन डायग्राम हम फाइंड कर चुके हैं। वैसे करने के लिए क्या करेंगे, 350 300 ऐसे, अब माइनस ये कर लेंगे 250 प्लस 20 और प्लस 15, ऐसे कर देंगे स्टेप। ये हो जाएगा हमारा कितना, 15, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सिर्फ फ्रेंच पढ़ने, वैसे छात्र जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ता है, जो केवल फ्रेंच पढ़ता है, एक ही बात है, वैसे छात्र जो फ्रेंच पढ़ता है तथा गणित एवं बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है, ठीक है। वही बात हो गया कि जो वैसे छात्र जो केवल फ्रेंच पढ़ते, ये 15 हो गया, ठीक। अब अभीष्ट प्रायिकता, जो हमें प्रायिकता चाहिए, प्रायिकता इसका चाहिए, वैसे छात्र जो फ्रेंच पढ़ता है तथा गणित एवं बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ता है, वैसे छात्रों की प्रायिकता यानी अभीष्ट प्रायिकता जो होगा, आपको मैंने बताया कि जो हमें फेवरेबल आउटकम्स, तो ये कैसे 15 हैं वैसे छात्र हैं, वैसे छात्र तो 15 है ना, तो 15/400, 15/400 जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 5 3 जा 15, 5 8 जा, ये 3/80 जो है ये आंसर हो गया इसका। प्रायिकता का सम ये लास्ट में था,
बाकी सब आपका वेन डायग्राम था। ऐसे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, इससे पहले हमने किया था उस पर, लेकिन दूसरे तरह का वेन डायग्राम था। तो वेन डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो या क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आके इसको फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते चलते हैं हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लेंदी में ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए और बी अकेले क्रमशः 7 एवं 14 दिन में पूरा करता है। अब मान लो अकेले ए करता है 7 दिन में, अकेले बी करता है एक काम को 14 दिन में। ए एवं बी दोनों मिलकर 2 दिन काम करता है। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर 2 दिन काम कर लेता है। उसके बाद 2 दिन के बाद क्या होता है, एक नया आदमी सी भी उसमें काम करने के लिए आ जाता है। तो 2 दिन के बाद सी उस कार्य में शामिल हो जाता है। तो कार्य उसके बाद क्या होता है, काम जो रेस्ट जो काम है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो हमें निकालना है कि सी जो है, अकेला सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगर सी अकेले काम करे, मान लीजिए जैसे ए करता है 7 दिन में, बी करता है 14 दिन में, तो वैसे सी अगर सिंगल अकेले अगर काम करे तो पूरे काम को, यानी एक काम जो कंप्लीट वर्क है उसको कितना दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे, जो निकालना हो उसको सपोज कर लेते हैं ना। तो माना कि सी उस काम को एक्स दिन में पूरा कर सकता है, उस काम यानी एक काम को, जो काम है, काम को एक्स दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकते हैं, हमने मान लिया। ठीक, पूरा कर सकता है, ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब सबका एक एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, मतलब ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम क्या होगा, काम क्या होगा, ए का 1/7 होगा, क्योंकि 7 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/7 काम। बी का एक दिन का काम क्या होगा, 1/14 क्यों होगा, आपको पता है कि 14 दिन में एक काम करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर सी चूंकि x दिन में काम करता है, तो यहाँ से सी का भी अभी एक बार निकाल लेंगे, बाद में यूज होगा उसका। सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। जिस तरह से ए 7 दिन में करता है तो 1/7, बी 14 दिन में करता है तो एक दिन में 1/14। उसी तरह से सी जो है x दिन में काम पूरा करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है, ए और बी मिल के 2 दिन में 2 दिन काम करता है। तो पहले ए और बी जो साथ में काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करता है वो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना काम करेगा, एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेगा, एक दिन का काम तो ऊपर हमने निकाला है तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/14। ठीक है, ए करता है एक दिन में 1/7, बी करता है एक दिन में 1/14, तो दोनों मिल के ये करेगा ना, है ना। तो ये करेगा कितना, 14 एलसीएम हो जाएगा इसका, 2 + 1 तो हो जाएगा ये 3/14। 3/14 जो काम है वो करेगा ए और बी एक दिन में। तो ए बी क्या 2 दिन काम करता है, तो ए एंड बी का मतलब ए प्लस बी का जो होगा वो 2 दिन का काम क्या होगा, बराबर इसको 2 से गुना कर देंगे, 3/14 गुने 2, तो ये हो जाएगा 3/7 काम, है ना। मतलब ए और बी जब 2 दिन मिलके काम करेगा, है ना, ए और बी जब 2 दिन मिलके काम करेगा तो कितना काम हो गया, 3/7। अब क्या होता है, अब सी आता है काम करने के लिए, तो जो रेस्ट काम है वो फिर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम कितना बचेगा, उसी को ना कंप्लीट करेगा तीनों मिलके। तो आपको पता है कि कुल काम एक ही काम होता है, तो एक काम है। ठीक है, इस 3/7 हो चुका है, उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो शेष काम हो जाएगा हमारा 7 एलसीएम, 7 घटे 3 बराबर 4/7। 4/7 जो है वो काम किया, 4/7 काम अब बच रहा है। ठीक है, अब जब तीनों मिलेगा तो एक ही दिन में कंप्लीट कर लेता है वो काम, तीनों मिलके एक दिन में कंप्लीट कर लेता है पूरा काम, तो रेस्ट काम 4/7 है। मतलब आप देखिए ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार ए का एक दिन का काम कितना 1/7,
बी का 1/14, ठीक, और सी का 1/x है। यही काम ना इक्वल हो जाएगा 4/7 के, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अब जो है एक ही दिन में जो बाकी काम है वो कंप्लीट हो जाता है। एक ही दिन में तीनों अगर मिलके काम करता है तो एक दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब ए करता है 1/7 काम एक दिन में, बी करेगा 1/14 काम, और सी का हमको नहीं पता, सी हमें निकालना है, तो सी करेगा 1/x काम एक दिन में। तो यही काम जो करेगा, यही काम टोटल जो वर्क करेगा एक दिन में तीनों मिल के, और ये शेष काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये 7 14 हो जाएगा। देखिए ये 14 हो गया एलसीएम इसका, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 + 1, ये इसको x रहने, क्योंकि ये इसको फाइंड करना है हमको, ये 4/7 हो गया। फिर यहाँ से देखिए ये उस तरफ चला जाएगा तो 1/x = हो जाएगा 4/7, ये घटे हो जाएगा 3/14, ये प्लस है, ये हो गया 3/14, तो एलसीएम हो गया यहाँ पे 14, फिर 7 दूना 14, 2, 4 दूना 8, और 14 हो गया 3, तो 5/14 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, इन दोनों को, मतलब 1/7 को और 1/14 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एलसीएम होगा 14, तो ये हो गया 7 दूना 14, 2 + 14, ये 1 से होगा 1, ये हो गया, यही हो गया हमारा 3/14। बस हमने यहाँ पे यही किया है ना। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 1/x जो हो गया 5/14 हो गया, 1/x हो गया 5/14, मतलब एक का जो एक दिन का काम हो गया वो हो गया 5/14। इसका मतलब अब x निकालना है हमें, x निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो सिंपली इसका मतलब यहाँ से x = हो जाएगा 14/5 दिन, बस आंसर। मतलब सी जो है इस काम को 14/5 दिन में कर सकता है। मतलब यहाँ पर 1/x तो आ ही गया था ना, तो 5/14 है 1/x, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x हो जाएगा, तो इसको भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा, उल्टा करना होगा, तो ये 14/5 हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बस कॉम्प्लिकेशन था, क्वेश्चन लंबा था, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान था। बस आपको समझना है कैसे कैसे गिवन है, उसी के हिसाब से आप करते जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख के कभी घबराना नहीं है, सॉल्यूशन हमेशा आसान एवं सरल होता है। बस कंडीशन एक ही है कि आपका कंसेप्ट या करने का तरीका जो है आपका क्लियर होना चाहिए आपको। अगर आपको क्लियर है, वो आप कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वही है फिर सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, ये भी सरल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 12% साधारण ब्याज की दर से एक व्यक्ति बैंक से 30,000 रुपया उधार लेता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद वो 15,200 रुपया बैंक को चुका देता है, यानी वापिस कर देता है। तो उस पर पूछ रहा है कि कर्ज को पूरा अदा करने के लिए 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष के बाद फिर और 2 वर्ष बाद, है ना, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि बैंक का पूरा कर्जा जो है समाप्त हो जाए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज से उसको लेंदी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो लेंदी है नहीं, ठीक है। इसमें देखिए तो प्रिंसिपल पी जो हो गया, जिसको मूलधन बोलते हैं हम लोग, ये है कितना, ₹30,000, ठीक है, 30,000 है। रेट आर, दर जो है ये है आपका 12%, ये है 12%। अब पहले बार में जो टाइम है वो है 2 वर्ष, अभी एक बार पहले बार में टाइम है T1 जो है वो है हमारा 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष है। तो यहाँ पे इसको यूज करके जो पहले हम 2 वर्ष का ब्याज पता कर लेंगे, है ना। तो ब्याज क्या होगा, आपको पता है ब्याज जो होता है वो होता है, ब्याज होता है मूलधन गुने समय गुने दर, यानी P × R / T / 100, यानी P × R × T, यहाँ पे T मतलब T1 है, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए P है हमारा 30,000, 30,000 है, बस कुछ नहीं करना, आसानी से करते रहिए, अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ये 12 है आपका दर और समय है 2 वर्ष, नीचे हो गया आपका 100, क्लियर है। ये देखिए 2 0 तो सीधा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 12 दूना 24, 24 तिया 72,
ये तो 72 हो गया, 72 पे 2 जीरो मतलब रुपीज़ 7200 जो हो गया वो हो गया हमारा ब्याज हो गया। ठीक, अब देखिए मूलधन ये है, अब 2 वर्ष का ब्याज इतना हुआ, तो अभी अगर 2 वर्ष में उस व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा बैंक को, अगर अभी ये चुकता करना होता है उसको, तो मिश्र धन यानी अमाउंट जो होता है, इसको अमाउंट को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, वो होता है पी प्लस जो एस आई है, जो ब्याज है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो पी है हमारा 30,000 यहाँ पे है ना, और ये हो गया हमारा 7200, तो दोनों मिला के कितना हो गया 37,200 है ना। इतना जो है अभी देना है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ठीक है, व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति द्वारा कितना पैसा दिया गया, सिर्फ 15,200 है ना। तो शेष कितना बच गया, शेष रकम जो बच गया, शेष रकम कितना बच गया, वो बच गया हमारा 37,200 घटे 15,200। ठीक है, तो ये कितना हो गया 22,000 हो जाएगा, यानी 22,000 रुपया फिर से बचा हुआ है अभी। ठीक है, 22,000 रुपये अभी बचा हुआ है। अब जो है अगले 2 वर्ष के लिए, अब इस पे ये हो जाएगा मूलधन है ना। अभी चूंकि 37,200 रुपया 2 वर्ष का टोटल अमाउंट हुआ, इसमें से व्यक्ति ने क्या किया 15,200 रुपया दे दिया वापस। यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्यक्ति ही है ना, एक व्यक्ति, हाँ व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे एक स्टेप लिखना पड़ेगा, व्यक्ति द्वारा अदा किया गया रकम, अदा किया गया, जो भी है उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। अदा किया गया रकम जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका 15,200, 15,200, ये अलग है, ये इसका हिस्सा है। ठीक है, ये इसका ये ऐड करके, ये नहीं है, व्यक्ति द्वारा अदा किया गया रकम जो होगा वो हो जाएगा 15,200। इतना उसने अदा कर दिया, शेष कितना बच जाएगा, शेष बच गया 37,200 टोटल हुआ, अब 15,200 उसने वापस कर दिया, तो ये बचा 22,000 बचा अभी रकम जो देना है। अब क्या होगा, फिर इस रकम पे 2 वर्ष के लिए, अब ये इस रकम के हिसाब से 2 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को इतना पैसा चुकाना है ताकि बैंक का कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो उसके लिए अब इस पे निकाल लेंगे, अब इसके एसआई हो जाएगा, तो सिंपल एसआई हो जाएगा। अब देखिए इस केस में पी हो गया 22,000 गुने पी, आर हो गया 12, यहाँ पे टी जो है फिर से 2 वर्ष है ना, ये 22,000 है अपॉन 100 हो गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये 22 हो गया, 22 और 12 गुने 2 हो गया 24, तो 22 गुने 24 और फिर इस पे ये 22,000 है ना, हाँ 1 जीरो आ जाएगा इस पे, ये इंटरेस्ट हो जाएगा बेसिकली। तो 24 को 22 से गुना करेंगे, 24 को 22 से, ये होगा 48, ये हो गया 48, 8 8 4 12, 4 1 5 2, 5280 रुपया हो गया। ये हो गया हमारा 5280 रुपया, ये तो इंटरेस्ट हुआ है ना। तो फिर अमाउंट कितना होगा, अब जो अमाउंट होगा वो होगा 22,000 प्लस 5280, ये हो गया हमारा 27,000, 22,500 27,000, 27,000, ये हो जाएगा 280। मतलब इतना जो है रुपीज अब पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, तभी उसका बैंक का कर्जा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कितना सरल था, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना था, बस वही सिंपल जो है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इससे पहली बार में एक ब्याज निकाल लिया, उससे हमने मिश्र धन निकाल लिया, यानी अमाउंट निकाल लिया जितना 2 वर्ष में उसको देना है। ये निकला हमारा 37,200। यहाँ पे क्या किया उस व्यक्ति ने 2 वर्ष के बाद 15,200 रुपये वापस कर दिया, तो 15,200 रुपये वापस कर दिया, तो अब कितना शेष बच गया 22,000। अब अगला 2 वर्ष में पूछ रहा है कि अगला 2 वर्ष में व्यक्ति को कितना चुकाना है ताकि उसका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये हो गया अगला 2 वर्ष के लिए मूलधन, क्योंकि बाकी तो वापस कर चुका है वो। अगला 2 वर्ष के लिए मूलधन, यहाँ पे ब्याज निकालेंगे तो ब्याज हो जाएगा 5280 रुपया। तो उसको व्यक्ति को चुकाना कितना पड़ेगा, तो जितना मूलधन है उसमें से ब्याज उसमें ऐड कर देंगे, तो मूलधन है 22,000, ये हो गया 5280 रुपया है ब्याज, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ दिया हमने, तो 27,280 रुपया जो है व्यक्ति को इतना पैसा चुकाना पड़ेगा, तब जाके उसका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यही पूछ रहा है, यही जो है 27,280 रुपया जो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी यही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं इसके
अगले भाग के साथ। तब तक